नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में मेरे कुछ क्लास बंद हो गए थे, लेकिन अब जो है समय हमें मिल गया है तो पुनः जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका कुछ हमें मोटिवेशन मिल सके, साहस मिल सके। दोस्तों की जैसा आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का ये अभ्यास सेट है। ये अभ्यास सेट तीसरा है, 2 अभ्यास सेट कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में हिंदी विषय से संबंधित बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के संभावित जो 100 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, यानी 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है, अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस के अनुसार ये जो है वीडियो बनाया गया है, तो स्टेट पेपर 2 हिंदी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो नोट्स हम दिए गए हैं उसका रिवीजन करते रहें और यहाँ देखें कि आपका कितना सही होता है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस में आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है स्टेट जो है अभ्यास सेट 3 है स्टेट का, और स्टेट पेपर 2 है उसका अभ्यास सेट 3 है, 2 कराया जा चुका है। तो जो कोर्स परचेज कर चुके हैं 199 रुपये में उन्हें PDF जो है भेज दिया जाएगा और 1-2 बार इसको रिवाइज कर दीजिएगा। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे जो है PDF भेजा जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे पेमेंट करके पूरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप BPSC 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहिए BPSC 3.0 का, तो उसके लिए आपको जो है 249 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है ये आपके लिए समर्पित है और ख़ास करके हिंदी के लिए बनाया गया है, जिसका अच्छा रिजल्ट रहा है और आगे भी यही कोशिश है मेरी। चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दी है? वे कौन से विद्वान हैं जो रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दिए हैं? तो आप सभी को पता होगा ये ऐसे क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी में जो है प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न को देखना है और जो है अगर विस्तार करेंगे तो आपको जो है नोट्स में दिया गया वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ें। यहाँ जो है हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी हम लोग के पास बहुत कम रहता है। बहुत मेहनत से हम समय निकाल कर आप लोगों के बीच चीज़ों को उपलब्ध करवाते हैं। हिंदी में प्रसिद्ध ललित निबंधकार किसे माना जाता है? हिंदी में प्रसिद्ध ललित निबंधकार किसे माना जाता है आपको बताना है। तो जहाँ भी ललित निबंध का बात होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। और ये जो है संस्कृति से संबंधित भी निबंध लिखे हैं, संस्कृति से संबंधित, और रामचंद्र शुक्ल जो है भाव से संबंधित निबंध लिखे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी, कहीं ना कहीं ये जो है प्रश्न में घुमाकर पूछ दिए जाते हैं, तो आपको इनसे बचना होगा, चीज़ें को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? विद्यापति के संबंध में ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा, उन्होंने ही कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चंदवर दाई रचित पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? चंदवर दाई जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी आदिकालीन रचना है।
तो उसमें जो है कितने समय है या उसमें जो है सर्ग को समय बोला गया है, तो कितने सर्ग हैं आपको बताने हैं। तो उसमें आपको पता होनी चाहिए 69 सर्ग है, विकल्प घ सही हो जाएगा। और 57 सर्ग जो है पद्मावत में है, जैसे कि ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है। तो सिद्धों की संख्या ये जो है 84 मानते हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। और नाथों की जो संख्या है वो 9 मानते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, बहुत लोगों तक पहुंच सके। और जो है इसको जो है एक दूसरे के बीच शेयर करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से चीज़ें को बनाकर लेकर आते हैं। छठा प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत किस कवि ने किया, आपको बताने हैं। तो दोहा काव्य परंपरा का जो शुरुआत है जो इंदु ने किया था, जिसे जोगिंदर भी बोला जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो कवि हैं निर्गुण भक्ति धारा के नहीं हैं, ये आपको अच्छे से देखना है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए रैदास, नानक, कबीर तीनों जो है निर्गुण के, लेकिन विद्यापति जो है आदि काल के कवि हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं में ही आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। सिद्धों में 84 जो सिद्ध थे उसमें सबसे पुराने किसे माना गया है। तो सबसे पुराना जो है माना गया है सरहप्पा को। ये जो है बीपीएससी 2.0 में ये प्रश्न पूछा गया था इसी प्रकार से। तो प्रश्न देखिए वही रहता है, सिर्फ शब्दों में आपको उलझाता है, फंसाता है, तो उसी से आपको बचना है। एग्ज़ाम जो है आपका जो है कितने समय में कितने जल्दी निर्णय देते हैं वही परीक्षा होती है। आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं, निर्णय देने की शक्ति की परीक्षा होती है। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप कितनी सटीकता से निर्णय देते हैं ये मायने रखता है। तो आप लोग एग्जाम में जब बैठिएगा प्रश्नों को अच्छे समझिए, उसके बाद सटीकता से निर्णय दीजिए ताकि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से करके आएँ और आपका रिजल्ट अच्छे ढंग से हो सके। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कौन हैं, आपको बताने हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं बच्चन सिंह हैं। सुमन राजे आधा इतिहास रहेगा तो सुमन राजे हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गरे राम की जेबरी जित खैचे तित जाऊं। उपयुक्त पंक्ति किसका है। ये जो पंक्ति है वो किसका है। तो ये जो पंक्ति है कबीरदास कहते हैं, विकल्प का सही हो जाएगा कि मैं राम का कुत्ता हूँ, जैसे राम कहेंगे वैसे ही खींचा चला जाऊँगा। तो ये जो है कबीरदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी पक्षी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है। अजगर करे ना चाकरी पक्षी करे ना काम, यह पंक्ति जो है किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है आपको पता होना चाहिए मरुकदास की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने सारी चीज़ों को समाहित करते हुए आपके लिए प्रश्नों को तैयार किया है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, सारे से समाहित करते हुए चीज़ों को बनाया है। और इसी तरीक़ा से प्रश्न आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। एक दो प्रश्न जो है आपको फंसाने वाले मिलेंगे, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे की जा चुकी है। जितना नोट्स दिया गया है, PDF दिया गया है, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता ए स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। कौन सी जो है विशेषता कबीर की नहीं है, तो आपको बताने हैं कि कौन सी नहीं है। संसार की अनित्यता ये बिल्कुल है। मूर्ति पूजा त्रिठार महत्व ये नहीं है। हृदय की शुद्धि है, ये भी सही है। हिंदू और मुसलमानों को फटकार, ये भी सही है। तो नहीं पूछ रहा है तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि इसका विरोध किए थे, महत्व नहीं बताए थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इंदिरावती नूर मोहम्मद का है, बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह का है, बिल्कुल सही है। चित्रावली उस्मान का है, बिल्कुल सही है।
मधुमालती कुतुबन का नहीं है, मंझन का है, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? जायसी के पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें पद्मावती जो नायिका आती है वो कहाँ की राजकुमारी रहती है, आपको बताना है। तो वो जो राजकुमारी रहती है पद्मावती, वो सिंहर द्वीप की रहती है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है नायक कौन है? तो रत्न सेन रहता है नायक, ये आपको ध्यान में रखना है, रत्न सेन नायक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है, आपको बताना है। तो अवधी भाषा में की है, विकल्प क सही हो जाएगा, ठेठ अवधि में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? तो 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है वह विरह वर्णन के लिए किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, आपको बताने हैं। तो सूफी जो काव्य लिखे गए थे उसका मूल उद्देश्य था प्रेम का निरूपण करना, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोरी का एक अन्य नाम है, खड़ी बोरी का एक अन्य नाम क्या है, आपको बताने हैं। ये भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। तो खड़ी बोरी का एक अन्य नाम जो है वो कौरवी हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये स्टेट के साथ साथ आपको बीपीएससी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बीपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन प्रश्नों को देखिए, क्योंकि इसी तरीक़ा से प्रश्न वहाँ भी कुछ कुछ दिखाई पड़ते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आपको बताने हैं। तो आंध्र प्रदेश का हुआ है 1956 ईस्वी में, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कहकर रोमन लिपि को किस भारतीय ने प्राथमिकता दी? आपको बताना है। देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कहकर रोमन लिपि को किस भारतीय ने प्राथमिकता दी है? तो ये जो है सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, आपको बतानी है। तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको बतानी है। तो देखिए, प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, विकल्प ख सही है। 1975 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। नागपुर में हुआ था प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कितनी है सर्गों की संख्या, आपको बतानी है। तो इसमें जो है 17 सर्ग है प्रिय प्रवास में, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्र के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। रामचंद्र शुक्र के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, कौन हैं, आपको बताने हैं। तो श्रीधर पाठक जो हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने ऐसा काम किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, तो उसका प्रकाशन कब हुआ वही आपको बताना है। तो उसका जो प्रकाशन है 1912 ईस्वी में होता है,
विकल्प घ सही हो जाएगा। और ये रचना इतना प्रसिद्ध होता है कि महात्मा गांधी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। ये जो भारत भारती की प्रतियां हैं जब्त कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, तो इसलिए भी और ज़्यादा प्रसिद्धि इसे मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया है द्विवेदी युग का नामकरण, वो आपको बताने हैं। तो देखिए द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का मुख्य जो संबंध है किसके जो है चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो इस जो साकेत में जो रचना की गई उसमें उर्मिला और लक्ष्मण जो है खूब विकास किया गया है चरित्र का। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश कुमार सिन्हा द्वारा बोधगया से किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? ये बताना है कि बोधगया से प्रवेश कुमार सिन्हा द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो साहित्य उदय का किया गया है। विकल्प घ सही हो जाएगा। इस तरीका से क्षेत्रीय क्वेश्चन भी स्टेट में देखने को मिले थे, इसलिए क्षेत्रीय क्वेश्चन का भी आपको देखना होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, आपको बताने हैं। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय भावना का रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को अलंकृत कार किसने कहा है? रीतिकार को अलंकृत कार किसने कहा है, आपको बताने हैं। तो रीतिकार को अलंकृत कार कहने वाले मिश्र बंधु हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो की रचना खड़िकबारी वस्तुता है, क्या है? खुसरो की जो रचना है खड़िकबारी वो मुख्यतः क्या है, आपको बताने हैं। तो फारसी हिंदी शब्दकोश है। विकल्प घ सही हो जाएगा। ये बीपीएससी टिरी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीका से प्रश्न आप देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ जो प्रश्न है लगभग कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है। आपको देखने में आसान लग रहे होंगे क्योंकि मैंने सारा चीज़ों को पढ़ा दिया है, तो आपको आसान लगेंगे ही। लेकिन एग्ज़ाम में जाइएगा तो कुछ कठिनाई भी हो सकती है, तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो है आंसर कीजिएगा। क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग जानते हुए गलत करके चले आते हैं, तो उससे बचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसकी संख्या कितनी है, वही आपको बताने हैं। तो प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या वो 12 मानते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास की रचना निम्न में से कौन सी है? केशव दास की रचना निम्न में से कौन सी है, आपको बताने हैं। तो देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, तीनों रचनाएं केशव दास की है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो होरी किसकी रचना है? हो होरी किसकी रचना है? तो ये जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी रंगमंच का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नाटकों का उदय इन्हीं से माना जाता है। इन्होंने नाटक के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। अगला प्रश्न है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। कौन से हैं इस पंक्ति के रचयिता, आपको बताने हैं। ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई?
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई है, विकल्प घ सही हो जाएगा। और प्रेमचंद जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अब विश्व में 1935 में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है? प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है? तो नंदुलाल वाजपेयी ने कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है? किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है? तो बच्चन सिंह ने माना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे नए हैं तो। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? आप सभी को बताना है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इनके द्वारा जो संपादित किया गया था पत्रिका आनंद का नवनी है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? पूस की रात जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है विकल्प ग हो जाएगा, 1930 में हुआ था और ये प्रेमचंद का कहानी है, प्रेमचंद का जो है कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी में हर को किसके लिए 3 रुपया बचा कर रखा था? पूस की रात कहानी में हर को किसके लिए 3 रुपया बचा कर रखा था? तो कंबल खरीदने के लिए, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है? पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी जो है पंचायत से बंद रहता है, आपको बताना है। तो गोधन जो है उसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है, विकल्प क सही हो जाएगा। और ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, पंचराइट बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? पंचराइट जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, आपको बताना है। तो ये जो संग्रहित किया गया है ठुमरी उनकी रचना है, संग्रह है, उसमें है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिप की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है? चिप की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है? तो इसमें जो है पंजाबी संस्कृति का वर्णन हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिप की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? चिप की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है 1956 ईस्वी में हुआ था, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी? कानों में कंगना जो राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है, तो उसमें जो किरण एक पात्र है तो किसकी पुत्री रहती है? तो ये जो पुत्री रहती है वो योगीश्वर की रहती है, जो ऋषिकेश में रहता है, मुनि है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का प्रौढ़ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी का प्रौढ़ जो शीर्षक गद्य पाठ है वो गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है कहानी है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? आचरण की सभ्यताओं को प्राप्त करके कौन है जो राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? तो एक कंगाल आदमी भी ऐसा कर सकता है, जो कहानी में चर्चा किया गया है, सौर्य निबंध में किया गया है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? आचरण की सभ्यता की भाषा जो है वो सदा कैसी रहती है? तो मौन रहती है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है
यह किस निबंध से दिया गया है? क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? यह किस निबंध से दिया गया है? ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से दिया गया है? तो ये जो निबंध से दिया गया है वो है गेहूं और गुलाब। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखे हैं? ऊपर चर्चा हम कर रहे थे कि संस्कृति से संबंधित जो भी निबंध ज़्यादा लिखे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध किस निबंध संग्रह से दिया गया है? श्रद्धा और भक्ति निबंध किस निबंध संग्रह से दिया गया है आपको बताने हैं। तो ये जो निबंध है चिंतामणि भाग 1 से दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो कलात्मक निबंध के जन्मदाता हैं वो रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी की जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? आप सभी को पता होगा इसके जो रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है आपको बताने हैं। तो देखिए अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं तीनों हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी कौन सी रचना को कहानी कहा है? तो उनकी एक रचना है कीर्तिरता, उसी को जो है कहानी कहा है उन्होंने। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो ये जो है उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुरहिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है आपको बतानी है। तो ये जो कविता है फूल नहीं रंग बोलते हैं उससे दिया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरमर गीत में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है? भरमर गीत में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है? तो जो प्रतीक के रूप में रखा गया है उद्धव को रखा गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? उद्धो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? तो जो है गोपियाँ जो है वहाँ की अपने आप को अनाथ बता रही है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं रघु पर प्यारे, क्या नाम मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। उपयुक्त पंक्ति किसका है? ये जो पंक्ति है वो किसका है? तो ये जो पंक्ति हो मैथिली शरण गुप्त का पंक्ति है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चुप, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो ये नागार्जुन की पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है कविता के माध्यम से? तो निरंकुश शासन पे किया गया है। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमुर कोलाहल कविता कामायनी के किस सर्ग से दिया गया है? तुमुर कोलाहल जो कविता है वो कामायनी के किस सर्ग से दिया गया है? तो निर्वेद सर्ग से दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा जो 12वां सर्ग है। और कामायनी में टोटल 15 सर्ग है, ये आपको
ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अंत तक बने रहें, और अंत में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके। विकर होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पर, चेतना थक सी रही तब, मैं बरय की बात रे मन। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? उक्त जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन हैं आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की है, तो मुझको राहत से दिया गया है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन का झरना कविता में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं? जीवन का झरना कविता में सुख दुख को किनके दो किनारे बताए गए हैं? तो सुख दुख को जो है जीवन के दो किनारे बताए गए हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अटारी का प्रकार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, तोड़ती पत्थर से दी गई है, विकल्प क सही हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर कविता का प्रकाशन वर्ष है। वह तोड़ती पत्थर कविता का प्रकाशन वर्ष है, तो 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया, दिया गया? तो देखिए अज्ञेय को दिया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया है 1968 ईस्वी में चिदंबरा रचना के लिए, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हिमालय कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो नगपति, दिव्यभार, विषाद, तीनों चीज़ों का प्रयोग किया है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी नहीं शामिल है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेघगीत कविता के रचनाकार कौन हैं? मेघगीत जो कविता है उसके रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो मेघगीत जो कविता है वो आप सभी को पता है, जानकी वल्लभ शास्त्री का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? बीपीएससी टी 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है कुल 44 दृश्य हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंत आषाढ़ के किस दिन से होता है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंत आषाढ़ के किस दिन से होता है? तो आषाढ़ का जो पहला दिन होता है उसी से होता है, विकल्प क सही हो जाएगा। जायसी के प्रसिद्ध का कारण कौन सा ग्रंथ है? जायसी के जो प्रसिद्धि है उसका कारण कौन सा ग्रंथ है आपको बताने हैं। किस ग्रंथ को लिखकर वो उन्हें जो है प्रसिद्धि ज़्यादा मिली? तो देखिए वो जब पद्मावत लिखते हैं तो प्रसिद्धि मिलती है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन हुआ है? रामचरितमानस के किस कांड में जो है कलयुग का वर्णन हुआ है? तो उत्तर कांड में हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेन्द्र द्वारा लिखा है उसमें जो मृणाल एक नायिका है, तो अपनी सारी बातें वो किससे बताया करती है? तो वो अपने जो भतीजा है प्रमोद उससे बताया करती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो उसमें कौन सा पात्र है जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर रहता है, स्त्री पात्र है? तो देखिए मिस्टर मेहता और मिस मारुति जो है डॉक्टर रहती है और मिस्टर मेहता जो है प्रोफेसर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में
मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया कौन है? मैरागंज आंचल उपन्यास में मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया जो है वो कौन है? तो खेरावन यादव जो है मुखिया रहता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? तो वो रसों की संख्या 8 माने हैं अपने नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या जो है 8 माने हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस जो है उसका अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस जो पंक्ति दिया गया इसमें कौन सा रस जो है दिखाई पड़ता है? तो इसमें जो है करुण रस आता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? निम्नलिखित में कौन सा जो है अर्थालंकार है? तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो है अर्थालंकार है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इनमें से जो है कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए इसमें रूपक अलंकार है। विकल्प ख सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों को पढ़ाते समय विराम स्तर को क्या कहा जाता है? छंदों को पढ़ते समय जो विराम स्तर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यति कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भामा को माना जाता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस छंद के प्रथम चरण में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं? इस ऐसा जो है किस में होती है आपको बताने हैं। तो दोहा में होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो छंद अलंकार और रस 3 जो चैप्टर पढ़ाया गया है स्टेट में, तो जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा जवाब दीजिए। तो मद परस उन्मत्त। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है आपको बताने हैं। तो निशाचर में जो है बहुब्रीहि समाज है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताने हैं। तो अतीब में जो है अति उपसर्ग आता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है अन प्रत्यय आता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तरनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तरनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तरनी मतलब होता है नौका। विकल्प ख सही हो जाएगा। लेकिन यही अगर तरनी इधर से रहता तो ये हो जाता सूर्य। ये ध्यान में रखना है। तो इसका विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। उदार का विलोम है। उदार जो शब्द है उसका विलोम क्या है आपको बताना है। तो उदार का विलोम जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा कृपण। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को जो है स्टेट पेपर 2 का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोगों का कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि इतना दिन जो क्लास नहीं दिए थे फिर भी आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे थे। तो अपना अपना जो है नंबर कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक हमें बताइए। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81
5307 पे 199 रुपया जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 या 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे PDF भेजा जा चुका है, आप देख करके उसको डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इन सारे चीज़ों से जो है तैयारी करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जो है एक सफल टीचर बन सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर जो है बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।